Okay, so we will start with the new chapter today, that is mechanical properties of solids. So mechanical properties of solids start करने से पहले you must know which are three different states of matter that exist at normal temperature and pressure. So which are the three different states of matter that you know? Solids, liquids and gases. ये normal temperature pressure पे these three states of matter exist, and there are two more states of matter: plasma, which exists at very high temperature, and Bose-Einstein. Those kind of substances can be made only inside a laboratory. तो but normal temperature pressure पे जब हम लोग बोलते हैं तो there are only three states of matter. So matter can be divided into three categories basically: solids, liquids and gases. हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखना है, लेकिन आपको जब तक बेसिक डिफरेंस नहीं पता होगा सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का, तब तक आपको इनके प्रॉपर्टीज ही समझ में नहीं आएंगी. तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. So what do you think is the basic difference between these three states of matter? क्या difference है तीनों में? क्या difference है solids में, liquids और gases में? क्या difference? Density, okay. Arrangement of atoms, very good. Arrangement of atoms or molecules. So basically, if you remember, आपने स्कूल लेवल में सीखा होगा, solids have definite shape and volume. Liquids have definite volume, but they do not have definite shape. Gases, they do not have definite shape and they do not have definite volume. So they neither have definite shape nor have definite volume. तो अभी ऐसा होता क्यों है, उसको समझने के लिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरनली एटम्स या मॉलिक्यूल्स हाउ दे आर अरेंज्ड. और जब मैं एटम्स बोल रहा हूँ या मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, क्योंकि सब्सटेंसेस कैन बी एटॉमिक इन नेचर, मतलब सब्सटेंस है प्योरली एटम से बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आयरन रॉड लेता हूँ तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू हैव ओनली आयरन एटम्स इनसाइड. सब्सटेंस कैन आल्सो बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इन जनरल वी विल कॉल देम एज पार्टिकल्स. तो जब भी मैं पार्टिकल बोलूंगा तो समझ लेना वी आर टॉकिंग अबाउट इधर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो फॉर एग्जांपल, सॉलिड्स में होता क्या है, इन केस ऑफ सॉलिड्स अगर आप देखोगे, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर पीरियोडिकली अरेंज. पीरियोडिकली अरेंज मतलब किसी भी दो एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा और स्मॉल होगा. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज स्मॉल एंड इट इज फिक्स्ड. कोई भी दो नेबरिंग एटम्स तुम ले लो, टेक दीज टू, टेक these two, take any two, you will find in some distance as same and it is very small. So because of this, solids have a definite shape and volume. तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है मटेरियल के अंदर, दैट डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर. तो ये याद रखना, आगे काम में आएगा. जब भी आप प्रॉपर्टी स्टडी करोगे, मैं बताता हूँ कौन से टाइप के प्रॉपर्टीज हमको देखने हैं. विल गो वन बाय वन. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की बात करूँ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स की आप अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो. आप क्या क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, आप इस पे फोर्स लगा के देख सकते हो. यू कैन अप्लाई फोर्स. तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स सॉलिड कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कैसा बिहेव करता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. फॉर एग्जाम्पल, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. तुम्हारे आसपास में इतने सारे एग्जाम्पल्स है. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये पेन वर्किंग है तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए. देर इज अ पेन विच इज नॉट वर्किंग. ओके, गुड, हमारे काम का नहीं है. दिस इज सॉलिड. अगर मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, राइट, टूट गया ये. तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये कैसा बिहेव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल वर्ड जहां भी आया तो अब याद रखना, वेन एवर यू हियर मैकेनिकल, मतलब इट हैज समथिंग टू डू विथ फोर्स. So when you apply force on a material, how does it respond?
we will study that under this particular chapter which is called as mechanical properties of solids. तो हमको इस चैप्टर में देखना ही है how does a material respond when you apply force on it. चैप्टर का नाम था mechanical properties of solids. We'll come to that again, बाद में वापस देखते हैं. तो और कौन से टाइप के प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर सॉलिड में से करंट पास कर दिया, मतलब यू ट्राई टू सेंड अ करंट, बैटरी लगा दोगे, सेल लगा दोगे, तो दो चीज होगी, या तो करंट पास होगा या तो नहीं होगा. अगर पास हुआ तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम लोग सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर सकते हैं. वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 11 में. 10 नंबर चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद क्या है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. देन आप और क्या कर सकते हो? यू कैन ट्राई हीटिंग दिस सॉलिड. आप सॉलिड को हीट कर सकते हो. तो जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में. वो चैप्टर नंबर 7 है. गुड. तो व्हाट यू कैन डू टू स्टडी अ सॉलिड, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, स्टडी मतलब क्या, बेसिकली हमारे पास कुछ चीज है, हमको उसका स्टडी करना है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं. अगर तुम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हो, तो डे टू डे लाइफ में हम किसी भी चीज का स्टडी या उसके प्रॉपर्टी बताते हैं ना. फॉर एग्जांपल, ये रेड है, वो व्हाइट है, वो ब्लू है, वो ग्रीन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. तो सिमिलरली अगर मुझे किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी स्टडी करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई फोर्स, सी हाउ डज दैट मटेरियल रिस्पॉन्ड. उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. आप सॉलिड पे फोर्स लगा सकते हो, आप लिक्विड पे भी लगा सकते हो. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड भी देखेंगे, फ्लूइड्स जिसको बोलते हैं, वो 12th में आएगा. देन हमने हमने इसमें करंट पास करने की कोशिश की, पास हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब सॉलिड का आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज. मे बी इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था. इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था आपको व्हाट इज 1 मीटर ऑफ लेंथ. भूल गए? याद है? प्लैटिनियम इरिडियम रॉड, ऐसा कुछ बताया था मैंने, याद है? तो पहले क्या था कि पहले एक रॉड बनाया, उसको 1 मीटर बोल के दुनिया के हर एक कोने में भेज दिया, और वो था हमारा स्टैंडर्ड 1 मीटर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप मेटल्स को, सॉलिड्स को स्पेसिफिकली हीट करते हो, तो क्या होता है? दे एक्सपांड. और अगर उसको कूल करोगे तो दे कॉन्ट्रैक्ट. तो प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू टेक दिस स्टैंडर्ड 1 मीटर रॉड, तो फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में लेके चले गए, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा. राजस्थान में लेके गए, इट विल एक्सपांड. तो वो हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोल के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट के दो कंडीशंस थे. नंबर 1 था, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नंबर 2 था, इट शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेड. तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हमने एक रॉड लिया, अलग जगह पे लोकेशन चेंज किया, उसका लेंथ चेंज हो गया. तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, तो नॉर्मली मेटल्स जो होते हैं ना, दे एक्सपांड. तो व्हेन यू increase the temperature of a substance, how does that substance respond to the temperature? उसको बोलते हैं thermal properties. And if you see, अगर आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सभी 11th में हैं आपके. तो ओवरऑल आपका 11th का जो सिलेबस है, वो इन 3 स्टेट में से सिर्फ पहले स्टेट पे फोकस कर रहा है. तो लिक्विड एंड गैसेस का पूरा आपको आएगा 12th में. तो 11th इज मोस्टली फोकस्ड ऑन सॉलिड्स. अब ये लिक्विड्स क्या होता है फिर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स? कंपैरेटिवली लिक्विड्स में दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज्यादा है, और वेल ऑर्गेनाइज भी नहीं है, रैंडम है. So in case of liquids, the two particles of liquids are at larger distance and they're also not well organized. Hence, you say that liquids have definite volume but they do not have definite shape. अब ऐसा क्यों बोला? definite volume नहीं, definite volume है लेकिन shape नहीं है. For example, just for an example,
अभी मैं ऐसा करूंगा नहीं, लेकिन इमेजिन कर ले। दिस इज अ लिक्विड, राइट? इसका वॉल्यूम है मान लो 300 ml फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट? लिक्विड का शेप क्या है? इस बॉटल का शेप। अगर मैंने इस लिक्विड को दूसरे बॉटल में डाल दिया तो क्या होगा? शेप चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा? नो। 300 ml will remain 300 ml. That is why we say that liquids have definite volume but they do not have definite shape. They take the shape of the container, जिस कंटेनर में आपने उसको रखा है उसका शेप लेना हो। What about gases? What about gases? Gases में the distance between two particles, it is so large कि दो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। तो क्योंकि दो एटम्स में, दो मॉलिक्यूल्स में या दो पार्टिकल्स में फोर्स नहीं है, तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल। तो यहाँ पर डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। तो रिमेंबर, ये जो शेप एंड वॉल्यूम की तुम बात करते हो, इट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत कम है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेट शेप होगा, राइट? अगर मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो वॉल्यूम डेफिनाइट है लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं है। अगर दो पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो वहां पे वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही डेफिनाइट नहीं। तो फॉर दिस चैप्टर हमारा फोकस है प्योरली ऑन सॉलिड्स, एंड स्पेसिफिकली वी विल स्टडी हाउ डज अ सॉलिड रिस्पॉन्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। इसलिए हमने बोला है इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो अभी इसके आगे लिक्विड और गैसेस की बात हम डायरेक्ट 12th में करेंगे। सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, एक जगह पे कहीं पे स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। सिर्फ उतने एक टॉपिक के लिए वी विल डिस्कस अबाउट गैसेस, अदरवाइज डायरेक्टली इन 12। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो अभी आपको आइडिया है, यू नो व्हाट इज अ सॉलिड। सॉलिड में एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का, इन जनरल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? पीरियोडिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक अरेंजमेंट? अभी पीरियोडिक को हमेशा टाइम से रिलेट मत किया करो। पीरियोडिक मतलब हमेशा टाइम नहीं होता है। पीरियोडिक इन डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक इन डिस्टेंस? मतलब हर बार सेम डिस्टेंस के बाद आपको एक पार्टिकल मिलेगा। अगर दो एटम्स का डिस्टेंस, लेट अस से इट इज, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, मान लो 1 माइक्रोमीटर है, तो हर बार 1 माइक्रोमीटर पे आपको एक पार्टिकल मिलेगा। इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। अब तो you already know that a solid has definite shape. Now what happens is very interesting. हमने अगर इस सॉलिड पे फोर्स लगा दिया, फोर्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब क्या है? फोर्सेस। तो आप सबके ऊपर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। और क्या देखोगे? यू विल चेक हाउ डज द सॉलिड रिस्पॉन्ड्स टू दैट फोर्स। तो सपोज मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन दिस केस? क्या होगा? मेरे पास एक सब्सटेंस था, मैंने दोनों साइड से, दोनों एंड से बाहर की तरफ फोर्स लगा दिया। स्ट्रेचिंग फोर्स बोलते हैं इसको, बाय द वे। क्या होगा? मैंने बता दिया, स्ट्रेचिंग फोर्स बोलते हैं। क्या होगा? स्ट्रेच होगा मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? लेंथ विल इंक्रीज। ओके, तो इन दिस केस द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस विल इंक्रीज। मतलब बेसिकली सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है वो समझो पहले। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सब्सटेंस इज, ये जो पार्टिकल्स है इनका डिस्टेंस अब बढ़ने लगा है, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स हैज इंक्रीज नाउ। करेक्ट? बराबर? बराबर। वेल बाय द वे, व्हाट यू शुड नो इज टू थिंग्स। ये जो फोर्स है ये हमने बाहर से लगाया है, तो इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या सिंपली एक्सटर्नल फोर्स। इसको एक्सटर्नल बोलने का सिंपल सा रीजन था दैट वी हैव अप्लाइड दिस फोर्स एक्सटर्नली। हमने फोर्स लगाया, तो हमने जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स हैज इंक्रीज। उसकी वजह से क्या हुआ? लेंथ इंक्रीज हुआ।
what you know what is the meaning of formation? What is the meaning of formation? To create something. What is the meaning of deformation? डिस्ट्रॉय या बिगाड़ना. तो ये जो फोर्स हमने लगाया ना एक्सटर्नल, इसने क्या किया? इसने बॉडी के शेप को या साइज को बिगाड़ दिया. तो इसको हम लोग और एक नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स. तो जो एक्सटर्नली तुम फोर्स लगा रहे हो उसके तीन नाम है: अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग. यहाँ तक क्लियर? तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाया है इसलिए एक्सटर्नल फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स क्योंकि हमने अप्लाई किया है, या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? इट चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द सॉलिड. यहाँ तक क्लियर? तो जब आप फोर्स लगा रहे थे, आपने फोर्स लगाया स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, दैट इज व्हाई द पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस हैज नाउ इंक्रीज. जब ऐसा होता है, when when the distance between two particles start increasing, then these two particles start attracting each other. तो हम लगाए थे एक्सटर्नल फोर्स, वो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ा रहा था, पार्टिकल और पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो ये जो अंदर के दो पार्टिकल्स है दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. अब ये जो फोर्स है ये कहाँ डेवलप हुआ? मटेरियल के अंदर. तो इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल फोर्स. नाउ इमेजिन ये जो एक्सटर्नल फोर्स था, ये फोर्स मैंने हटा दिया, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? किसी के पास इलास्टिक है क्या? इज दिस इलास्टिक? गुड. इट इज द बेस्ट एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, इस पे मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल, क्या हुआ? बोल सकते हो स्ट्रेच हुआ. ठीक है, स्ट्रेच हुआ. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स, या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स. अगर मैंने फोर्स निकाल दिया, व्हाट हैज हैपेंड? द बॉडी गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. बराबर. मतलब ये जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए थे वो क्या काम कर रहे होंगे? क्या काम कर रहे होंगे? आई विल रिपीट अगेन. देखो क्या था, ऐसा था कि हमारे पास एक मटेरियल था, मटेरियल में पीरियोडिक अरेंजमेंट था किसका? एटम्स का. हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, स्ट्रेचिंग फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया? पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ा दिया. पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ? जो पार्टिकल से दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. बराबर. और मैंने अब एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, क्या होगा? द मटेरियल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. मतलब क्या होगा? मतलब द पार्टिकल्स विल गो टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. इसको बोलते हैं रिस्टोर करना. क्या बोलते हैं इसको? रिस्टोर करना. करेक्ट. राइट. तो ये जो इंटरनल फोर्स है वो क्या करेगा? रिस्टोर करेगा. किसको रिस्टोर करेगा? ओरिजिनल शेप एंड साइज को. तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का. तो एक लिंक बना लो अच्छे से. हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमने उस सब्सटेंस को, रॉड जैसा सब्सटेंस है, हमको पता है रॉड मतलब सॉलिड होता है, सॉलिड में अरेंजमेंट होता है पीरियोडिक, मतलब किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस फिक्स है और कम है. राइट. और उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पे थे. फिर हमने बाहर से फोर्स लगा दिया. अगर स्ट्रेचिंग फोर्स है तो दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस मतलब हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा. द पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग अवे. मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, बोल सकते हो आप. तो लेंथ इंक्रीज हुआ. करेक्ट. जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. देर आर सम फोर्सेस विच गेट डेवलप्ड इनसाइड द मटेरियल. इनसाइड डेवलप होने से क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल. और रिस्टोरिंग क्यों बोला? क्योंकि जब मैंने बाहर का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स the molecules or the particles will go back to their original position. मतलब इस मटेरियल का ओरिजिनल साइज शेप रिस्टोर होगा. इसका क्या बोलोगे? इसको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. करेक्ट. उल्टा भी होता है. मैंने तो आपको सिर्फ स्ट्रेच का एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल आई कुड हैव कंप्रेस्ड इट आल्सो. तो ऐसा भी हो सकता था कि जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है
वो स्ट्रेचिंग की जगह पे कंप्रेसिव फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स होगा तो उस केस में पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस होगा कम। तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पार्टिकल्स बेसिकली इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। डिस्टेंस कम हुआ, तो जब डिस्टेंस कम हुआ बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, वापस से वही होगा कि इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे। लेकिन दिस टाइम रिमेंबर, पहले जो इंटरनल फोर्सेस थे वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को पार्टिकल टू पार्टिकल क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी क्या होगा, दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। करेक्ट। तो जो भी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, इंटरनल रिपेलिंग फोर्स। तो आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे, अब फोर्स हटा दीजिए, क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स मतलब कंप्रेस होना। जब कंप्रेस हो रहा था तो पार्टिकल्स वर कमिंग क्लोज टू each अदर। व्हेन दे आर कमिंग क्लोज टू each अदर दे वर डेवलपिंग अ फोर्स। और ये फोर्स कौन सा है, रिपल्सिव है। तो तुमने जब एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो बिकॉज ऑफ इंटरनल रिपल्शन द पार्टिकल्स विल गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। राइट। करेक्ट। तो यहाँ पे भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। किसको रिस्टोर कर रहा है, ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो अभी एक कुछ वर्ड्स मैंने यूज किए, कुछ टर्म्स मैंने यूज किए जो आपको इस पूरे चैप्टर में बार बार सुनने को मिलेंगे। नंबर वन, एक्सटर्नल फोर्स। नंबर टू, अप्लाइड फोर्स। नंबर थ्री, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये सब सेम है। तो कहीं पे मैंने अगर एक्सटर्नल फोर्स लिखा है, कहीं पे मैंने अप्लाइड फोर्स लिखा है, कहीं पे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लिखा है, तो वो सब सेम है। देन यू हैव हर्ड ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है। यहाँ तक क्लियर? गुड। Then we will first define what is elasticity and what is plasticity. तो जब आप सॉलिड्स का स्टडी कर रहे हो, by applying force, you are not passing current through this, you are not increasing temperature. What you are doing is you are applying force. So we are studying mechanical properties of solids. So when you study mechanical properties of solids, solids can be categorized into two types. एक को आप बोलते हो इलास्टिक और एक को आप बोलते हो प्लास्टिक। दोनों का एग्जांपल मैंने आपको अब भी दिया। इनसे जो रबर बैंड लिया था वो था इलास्टिक, और ये जो पेन मैंने तोड़ा वो था प्लास्टिक। अभी इलास्टिक और प्लास्टिक ऐसा इसको क्यों नाम दिया है, उसका रीजन है। देयर इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। अभी इलास्टिसिटी का मतलब क्या है पहले वो समझ लेंगे। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो बेसिकली ऐसा है, हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिस पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो शेप साइज चेंज हो रहा है, और तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो ओरिजिनल शेप रिस्टोर हो गया। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। कुछ मटेरियल ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पेन, चॉक, वुड, आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट, और आपने अभी एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया, देयर इज नो वे द बॉडी विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। तो डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, the property of a material by virtue of which, by virtue of which a body क्या करेगा, regains its original shape and size। शेप एंड साइज को मैं बोलूंगा डायमेंशन। ओके, so now onwards shape and size को मैं बोलने वाला हूँ डायमेंशन। the property of a material by virtue of which a body regains its original dimensions after what, after the removal of, after the removal of external deforming force is known as elasticity, is known as elasticity। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जो ऑब्जेक्ट्स इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको बोलते हैं इलास्टिक। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक। द बॉडीज which exhibit or which show property of elasticity, property of elasticity
are known as, so the bodies which show property elasticity are known as elastic bodies, are known as elastic bodies. Answer clear? गुड. तो इलास्टिक बॉडीज के बहुत सारे एग्जांपल हमको पता है. इरेजर दैट यू यूज इज इलास्टिक इन नेचर. इलास्टिक होता है ना, होता है ना, राइट. उसके बाद ये जो रबर बैंड था दैट ऑल्सो इलास्टिक इन नेचर. जो आप नॉर्मल रबर यूज करते हो, इरेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रबर की बात कर रहा हूँ. बाल बांधने के लिए, नोटों की गड्डी को बांधने के लिए, तो वो ऑल दोज आर कॉल्ड एज इलास्टिक. अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम उसको रबर बोलते हैं, इंडिया छोड़ के कहीं पे भी उसको रबर नहीं बोलते, उसको इलास्टिक ही बोलते हैं. तो इफ यू गो समवेयर अब्रॉड, फ्यूचर में गए, क्योंकि दिस हैपेंड टू मी, मैं ढूंढ रहा था रबर बैंड रबर बैंड रबर बैंड, शॉप ओनर सेड यहाँ पे रबर बैंड की नाम की कोई चीज नहीं मिलती है. तो घूमते घूमते दिखा कि वहां पे रबर बैंड था, तो आई टुक इट एंड ये तो रबर बैंड है, बोला दिस इज कॉल्ड इलास्टिक. तो इलास्टिक इज इलास्टिक, सिर्फ हम लोग रबर बैंड बोलते हैं उसको. तो फॉर एग्जाम्पल टायर जिस मटेरियल से बनता है दैट इज ऑल्सो इलास्टिक, वन काइंड ऑफ रबर, वल्कनाइज रबर होता है वो. गुड. तो दूसरा है, सेकेंड इज प्लास्टिसिटी. अब ये चैप्टर ना बहुत यू विल एंजॉय लॉट, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, चेंज फ्यू वर्ड्स, डन. हाउ डू डिफाइन इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच a body regains its original dimensions after the removal of external force is known as plasticity. तो plasticity क्या होगा? The property of a material by virtue of which a body does not regain its original shape and size of the dimension after the removal of external force is known as plasticity. The materials which exhibit the property of plasticity are called as plastic. फॉर एग्जाम्पल, आपके डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे प्लास्टिक के मटेरियल यूज करते हो. मैंने एक का तो एग्जाम्पल दे दिया आपको, पेन. नंबर टू, प्लास्टिक चेयर, चेयर पे बैठते हो ना प्लास्टिक के. नंबर थ्री, कैरी बैग्स. कैरी बैग को क्या बोलते हो? प्लास्टिक. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर कैरी बैग, मटेरियल ऑफ कैरी बैग? हाँ, पॉलीइथिलीन. पॉलीइथिलीन होता है वो, पॉलीथीन बोलते हो ना उसको, क्यों बोलते हैं पॉलीथीन? दैट इज पॉलीइथिलीन. वेरी गुड, राइट. तो ये सारे के सारे आपके आते हैं प्लास्टिक कैटेगरी में. इवन वुड, वुड इज ऑल्सो प्लास्टिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा के देखो, टूट जाएगा, एंड देयर इज नो वे इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. So now we will basically categorize material into two types, elastic and plastic. ऐसे objects जिन पे तुम external force लगा रहे थे और तुमने force हटा दिया and they regain their original shape and size will be called as elastic, and all other will be called as plastic because they will not regain their original shape and size even after the removal of external deforming force. हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में है इलास्टिक मटेरियल्स पे, तो वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट इलास्टिसिटी. पुराने सिलेबस में इस चैप्टर का नाम ही था इलास्टिसिटी, अभी चेंज करके बोल दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो मे बी इन सम बुक्स यू विल स्टिल फाइंड नेम एज इलास्टिसिटी इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो आपको कहीं ना कहीं जेडब्ल्यू नीट के बुक्स में अगर आप ढूंढोगे तो आपको यही नाम मिलेगा, इलास्टिसिटी. तो अब अगर हमको किसी भी सब्सटेंस के इलास्टिक प्रॉपर्टी का स्टडी करना है, बिकॉज आई जस्ट सेड हमारा फोकस कौन से प्रॉपर्टी पे है? इलास्टिक. और आई जस्ट सेड कि एक्स सब्सटेंस, वाई सब्सटेंस, जेड सब्सटेंस दे आर इलास्टिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, जिसको तुम रबर बैंड बोलते हो वो भी इलास्टिक है, जिसको तुम इरेजर बोलते हो वो भी इलास्टिक है, टायर का जो मटेरियल है वो भी इलास्टिक है, स्टील भी इलास्टिक है. स्टील इज इलास्टिक बाय द वे, मेटल्स आर इलास्टिक. तो ये सारे के सारे इलास्टिक मटेरियल्स हैं. अब अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी का स्टडी करना है, किसी भी प्रॉपर्टी का स्टडी करना हो, किसी भी साइंस के कॉन्सेप्ट का स्टडी करना हो, तो हम कोई ना कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोशन की अगर बात करोगे तो मोशन का स्टडी करने के लिए आप तीन पैरामीटर यूज करते हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करना है तो यू डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्टिक्स का स्टडी करना है तो यू डिफाइन सो मेनी पैरामीटर्स, जैसे फोकल लेंथ क्या है, पावर क्या है। वैसे ही अगर आपको इलास्टिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है तो वी मेक यूज ऑफ टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसको आप बोलते हो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, गुड। तो अगला टॉपिक आपका सिक्वेंशियली होना चाहिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यही है ना? हाँ, ऑफ कोर्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज दिस स्ट्रेस? ये स्ट्रेस आपको एग्जाम के टाइम पे आने वाला स्ट्रेस नहीं है। साल भर नहीं पढ़ेंगे फिर आखिर में बैठेंगे मेरे को बहुत स्ट्रेस आ गया है, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेस। ओके, तो ये स्ट्रेस क्या है अब? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस। सिर्फ एग्जांपल के हिसाब से देखना है इसको। तो फॉर एग्जांपल, बाद में वापस लूंगा मैं सेम एग्जांपल। सपोज एक रिजिड सपोर्ट है, उस पर मैंने एक रस्सी कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, और इसके फ्री एंड पे, लोअर एंड पे एक लोड लगा दिया, लोड मतलब वेट लगा दिया। तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ये जो लोड है, वेट है, वेट क्या है, ये वेट एम जी, ये किस पे लग रहा है? पूरे के पूरे वायर पे, पूरे के पूरे वायर पे। सो दिस लोड एम जी इज एक्टिंग ऑन द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ वायर। अगर मुझे देखना है कि यूनिट एरिया पे कितना लोड है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सपोज ये वायर था, ये वायर थोड़ा जूम करके देख रहे हैं हम लोग, इमेजिन वी आर लुकिंग एट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो ये जो लोड है, सपोज 10 किलो लगा दिया मैंने, तो 10 किलो मतलब 10 × 9.8, 98 न्यूटन का लोड है इसके ऊपर। तो ये 98 न्यूटन का लोड कहाँ लग रहा है, जहां पे लग रहा है क्या, कि यहाँ लग रहा है, कि यहाँ, कि यहाँ, ये पूरे ही वायर पे लगता है, बराबर। तो ये जो 98 न्यूटन का लोड लग रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये पूरे वायर पे है। अगर मुझे चेक करना है कि एक क्रॉस सेक्शन पे, वायर के यूनिट एरिया पे, हाउ मच लोड इज एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ वायर, मैं वापस बोल रहा हूँ, हाउ मच लोड मतलब फोर्स इज एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ वायर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, इसको आप बोलते हो स्ट्रेस। क्या बोलते हो इसको? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस डिफाइन कैसे करोगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन वेट, जो फोर्स बॉडी का शेप या साइज चेंज करे उसको तुमने क्या नाम दिया था? क्या हुआ था तुमने इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन करोगे? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर एक्सटर्नल, या फिर क्या बोलोगे, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यहां तक क्लियर? तो स्ट्रेस का पहला डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे बताओ? स्ट्रेस कैसे डिफाइन करोगे? बताओ 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 बताओ। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, या सिर्फ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया acting on a body, acting on a body। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, तुम सब बेंच पे बैठे हो एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू योर वेट इज एक्शन ऑन द बेंच, सही है? तो तुम बेंच पे बैठे हो, मे बी योर मास इज 60 किलोग्राम। बोले ना मेरा वेट 60 है, तुम्हारा वेट 60 नहीं है, तुम्हारा मास 60 है। वेट के लिए तुमको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 60 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो व्हाट इज द फोर्स योर वेट एक्टिंग ऑन द बेंच? 600 न्यूटन। इमेजिन, इमेजिन वो जो बेंच पे तुम बैठे हो, मान लेते हैं उसका एरिया, टोटल एरिया 6 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 6 मीटर स्क्वायर। तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग गया? 600/6, तो कितना हो गया? इसको बोलते हो स्ट्रेस। क्या बोलते हो इसको? स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज
एक्सटर्नल फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्टिंग ऑन अ बॉडी। लेकिन नोट्स में तो कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ये देखो, मैंने आपको इसके लिए वो पूरा स्ट्रक्चर बताया था। यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग। पहले इस पे फोर्स नहीं एक्ट हो रहा था, देयर वाज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो मैंने इसको क्या नाम दिया था? इक्विलिब्रियम। फिर तुमने कितना फोर्स लगाया? तुमने क्या लगाया? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से अंदर क्या डेवलप हुआ? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। राइट? अभी अच्छे से तो सोचोगे तो जितना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है उतना ही मैग्नीट्यूड का क्या होना चाहिए? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? लेट अस इमेजिन, फॉर एग्जांपल, सपोज एक बॉडी था, उसमें दो पार्टिकल्स थे। आई टेक जस्ट एग्जांपल ऑफ टू पार्टिकल्स, देयर आर टू पार्टिकल्स हियर। इस पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स लग गया, तो दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। करेक्ट? तो जब वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो क्या होगा? दे विल गो बैक टू देयर। इसका मतलब क्या है? जितना एक्सटर्नल फोर्स था उतना ही इंटरनल फोर्स भी डेवलप हुआ। अगर इंटरनल फोर्स ज्यादा डेवलप होता तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से भी कम डिस्टेंस पे आ जाते। राइट? करेक्ट? तो मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम। राइट? तो इन रियलिटी हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसे डिफाइन करते हो? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। फिर आप बोलोगे डेफिनेशन ये है तो हमने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लिखा ही क्यों? थोड़ा सोचो, लॉजिकली सोचो। लॉजिकली सोचोगे तो समझेगा। इंटरनल मतलब क्या? मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल? जल्दी बोलो। जो बॉडी के अंदर डेवलप हो। तो बॉडी के अंदर डेवलप हो तो मेजर करोगे कैसे? तो देर इज नो वे टू मेजर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे? उसके अंदर क्या कुछ मीटर लगा के आओगे? सम इंस्ट्रूमेंट चेक करने के लिए कितना फोर्स डेवलप हो रहा है? तो हम लोग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मेजर कर नहीं सकते, इसके लिए हम डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखा था पहले मैंने? इट इज डिफाइंड एज विच फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। So original definition of stress is nothing but internal referring force per unit area। लेकिन इंटरनल फोर्स हम लोग मेजर कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हमने क्या बोला? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो क्यों बोला? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। देन एज यू रिमेम्बर, जब जब हम लोग नए क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका एसआई यूनिट और उसके डायमेंशन। तो एसआई यूनिट ऑफ ऑफ स्ट्रेस क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया है ना। तो व्हाट इज फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज एरिया? मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को तुम बोलते हो पास्कल। क्या बोलते हैं इसको? पास्कल। राइट? और डायमेंशनली स्पीकिंग, डायमेंशनली क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन अपॉन एरिया के डायमेंशन। व्हाट आर डायमेंशन ऑफ फोर्स? m1 l1 t माइनस टू अपॉन l2। तो क्या आएगा ये? m1 l माइनस वन t माइनस टू। आगे डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। बाय द वे, स्ट्रेस और प्रेशर है सेम डायमेंशन। राइट? तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम डायमेंशंस? स्ट्रेस एंड, स्ट्रेस एंड प्रेशर। राइट? और एक आएगा बाद में, इसी चैप्टर में बताता हूं मैं। तो अगर हमको इलास्टिक बॉडीज का स्टडी करना है तो हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूज करना है। स्ट्रेस तो डिफाइन कर दिया, स्ट्रेन भी डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस स्ट्रेन? स्ट्रेन को डिफाइन करते हो तुम, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अभी डायमेंशंस क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो ऐसा है,
क्या फोर्स हमेशा लेंथ ही चेंज करेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वायर है, मैंने फोर्स लगा दिया दोनों साइड से तो लेंथ चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेटस से बॉल है या फिर एक क्यूब है, मैंने हर साइड से उसको फोर्स लगा दिया, तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने शेप चेंज कर दिया। तो फोर्स तीन काम कर सकता है, इट कैन चेंज लेंथ, इट कैन चेंज वॉल्यूम और इट कैन चेंज शेप। तो स्ट्रेन डिफाइन करते वक्त मैं तीन टाइप के स्ट्रेन डिफाइन करूंगा, चेंज इन लेंथ, पर यूनिट, ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक वायर था जिसका ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर का था, मैंने फोर्स लगा दिया 11 मीटर हो गया, तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ? 1 मीटर। तो व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ मतलब 1 मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब 10। करेक्ट। ऐसे ही कोई फोर्स वॉल्यूम चेंज करेगा तो वहां पे क्या बोलोगे? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। कोई फोर्स शेप चेंज करेगा तो क्या बोलोगे? चेंज इन शेप पर यूनिट ओरिजिनल शेप। तो इन जनरल क्या बोलोगे? इट इज द रेशो ऑफ इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप, सबको मिला के एक नाम दे दिया, डायमेंशंस। तो चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। है that clear? So what will be the SI unit of strain? Nothing, dimensionless है वो, क्योंकि वो लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऐसा है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी अपॉन सेम फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डायमेंशनलेस। इट इज डायमेंशनलेस मतलब इट इज अ प्योर नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? राइट। मैंने अभी बताया एक फोर्स क्या क्या काम कर सकता है, लेंथ चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है और शेप चेंज कर सकता है। इसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के भी तीन तीन टाइप है। अगर फोर्स ने अगर फोर्स ने लेंथ चेंज किया तो उस स्ट्रेस को बोलते हो टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको? टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर फोर्स ने वॉल्यूम चेंज किया तो उसको बोलते हो वॉल्यूम स्ट्रेस। राइट। करेक्ट। और स्ट्रेन को बोलते हो वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक वो नाम बाद में देख लेंगे हम लोग, फिलहाल यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर अप्लाइड फोर्स ने शेप चेंज किया तो स्ट्रेस को बोलोगे शियर स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेन को क्या बोलोगे? शियर स्ट्रेन। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो तीन टाइप के स्ट्रेस और तीन टाइप के स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अभी यहां से आगे फॉर्मूला डिराइव होना चालू होगा, तो यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन। क्योंकि अगर तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्मूला अच्छे से समझे तो तुमको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। स्ट्रेस के तीन फॉर्मूला, स्ट्रेन के तीन फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करोगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसके तीन फॉर्मूला और डन। इतना ही चैप्टर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो लेट अस डिफाइन फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस जिसको तुम बोलते हो टेंसाइल, या फिर इसको बोलते हो लॉन्गिट्यूडिनल। अभी लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ही होता है लेंथ। करेक्ट। तो व्हाट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस? कैसे डिफाइन करोगे? If the applied force changes the length of the body like a wire, then the stress associated with that force is called as tensile stress or longitudinal stress. So when an applied force changes the length changes the length of a body, so for example wire, then the stress associated the stress associated is known as, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा स्ट्रेस? is known as tensile stress, या फिर longitudinal stress. Correct. Okay, so let us see how to find out mathematical formula for tensile stress. बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, इस रिजिड सपोर्ट से हमने एक वायर को
कनेक्ट कर दिया, मतलब एक वायर को यहाँ से हमने सस्पेंड कर दिया। द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, जिसको अनस्ट्रेच्ड लेंथ बोलते हैं, अनस्ट्रेच्ड, क्योंकि अभी तक मैंने लोड लगाया नहीं, इट इज एल, कैपिटल एल। एंड इमेजिन, इमेजिन मैंने इसके नीचे एक लोड लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कनेक्ट अ लोड, ये मास है एम, तो फोर्स लग गया एम जी, एफ इक्वल टू एम जी। और ये जो वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका रेडियस है आर। वायर तो आपको थिन दिख रहा होगा, लेकिन कितना भी थिन हो उसका रेडियस होगा। और क्रॉस सेक्शन मतलब देर आर टू टाइप ऑफ सेक्शन, याद रखना। क्रॉस सेक्शन, जब आप एक मटेरियल को लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हो, ये मेरे पास एक रॉड है, मैं इसको दो टाइप से काट सकता हूँ। एक है अलोंग द लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, क्या बोलते हैं इसको। और एक है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या दिख रहा है तुमको, सर्कल। सर्कल का क्या होगा, रेडियस। तो हर एक वायर का क्या होगा, रेडियस। तो ये जो वायर है उसका रेडियस है आर। तो लेट अस से, लेट लेट एम जी विद फोर्स, मतलब लोड अप्लाइड, लोड अप्लाइड, एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, original length of the wire, small r be the radius of the wire, radius of the wire. So by definition, what is tensile stress? What is stress by definition? Force upon area. So what is tensile stress by definition? Force upon area. ये आ गया by definition. What is force? mg. What is area? Pi r square. तो ये है टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिर्फ अभी क्या नोट्स में मैंने कैपिटल एम लिखा है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट, कैपिटल एम स्मॉल एम एक ही बात है, डज नॉट मैटर रियली। एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, बराबर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्क्यूलर। क्या होता है, सर्क्यूलर। तो एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इन सम केसेस, स्पेसिफिकली इन जेडबल नीट टाइप ऑफ एग्जाम, जानबूझ के आपको बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो एरिया क्या लिखोगे, साइड स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर नहीं लिखना, साइड स्क्वायर। अगर अगर वायर आपके पास अगर आपके पास जो वायर है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ऐसा क्रॉस सेक्शन है उसका, राइट। तो ऐसा एक वायर है जिसको काटा तो सर्कल नहीं दिखता, क्या दिखता है, स्क्वायर। और अगर साइड उसका ए है तो एरिया क्या है, ए स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स, तुमको ये ऐसा दे दिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी एरिया, ए इंटू बी। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर। तो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, व्हेन अप्लाइड फोर्स, व्हेन अप्लाइड फोर्स produces change in length, when an applied force changes the length, मतलब when an applied force produces change in length of a material, of a body like a wire, correct, then the stress associated is known as tensile stress. टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, एक वायर था जिसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ था एल, उस पर एक लोड लगा दिया एम, तो फोर्स हो गया एम जी, बराबर। तो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स, एम जी। व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स की वजह से इस वायर का लेंथ थोड़ा हो गया इंक्रीज, जस्ट इंक्रीज इन लेंथ, ठीक। तो पहले लेंथ था एल, अब इंक्रीज हो गया डेल्टा एल से। इसको बहुत सारे जगह पे स्मॉल एल भी बोलते हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज अगेन। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब स्मॉल है, चेंज इन लेंथ। तो ये पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी मुझे टेंसाइल स्ट्रेन डिफाइन करना है। टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, अब टेंसाइल स्ट्रेन। और मैंने आपको बोला चैप्टर इतना सिंपल है, इट्स टू सिंपल, क्योंकि कॉपी पेस्ट है। हाँ, क्या लिखा तुमने यहाँ पे, व्हेन एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स produces change in length of the body, then the strain associated is called as
टेंसाइल स्ट्रेन। ये हो गया एक डेफिनेशन। दूसरा दूसरा डेफिनेशन भी है। व्हाट इज स्ट्रेन इन जनरल? इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस। तो जब तुम टेंसाइल की बात करोगे तो क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन क्या? और डायमेंशन में क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि शेप चेंज हो रहा है? लेंथ। तो क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, सिंपल। तो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाउ मच वाज द चेंज इन लेंथ? डेल्टा एल। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ? एल। तो क्या बन गया? डेल्टा एल बाय एल। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय। क्लियर? सिंपल। ओके। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन नहीं है, इसका यूनिट नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है, लेंथ अपॉन लेंथ है। देन तो ये पहले टाइप का स्ट्रेस हो गया। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल। पहले टाइप का स्ट्रेन हो गया। कौन सा स्ट्रेन? टेंसाइल। दूसरा कौन सा होगा? वॉल्यूम। तो नंबर टू इज वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके। वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एक ही बात है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो इसको हाइड्रोलिक भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं ये आपको ट्वेल्थ में समझेगा, सेकंड चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। करंटली वी आर स्टडिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वो आपको ट्वेल्थ में बताऊंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक, समझेगा बाद में। ओके, गुड। अब वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फोर्स है और वो फोर्स वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो स्ट्रेस एसोसिएटेड विद दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो क्या डिफाइन करोगे? वही जो तुमने पहले डिफाइन किया था, सेम। व्हेन एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम। तो व्हेन एन अप्लाइड फोर्स produces change in volume of a body, change in volume of a body, then the stress associated, then the stress associated with the force is known as, क्या बोलेंगे इसको? is known as volume stress और volumetric stress और hydraulic stress। तीनों एक ही बात है, तीन नाम है उसके। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनता। क्यों? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉल का एग्जाम्पल लेता हूँ। बुक में मैंने क्यूब का लिया है, नोट्स में क्यूब दिखाया है, और तुम क्यूब का सिर्फ फ्रंट फेस देख रहे हो तो तुमको स्क्वायर दिख रहा है। वो थ्री डायमेंशनल डायग्राम था। आई कुड नॉट ड्रॉ इट थ्री डायमेंशनल डायग्राम इन द नोट्स, इसके लिए मैंने सिर्फ दो स्क्वायर ड्रॉ करके रख दिया वहां पे, मतलब वो क्यूब है, लेकिन लिखा है उस पर वी और डेल्टा वी डी वी लिखा हुआ है, बराबर। तो मैंने बुक में दिया है आपको क्यूब का एग्जाम्पल। अभी मैं लूंगा एक स्पीयर का एग्जाम्पल, बॉल का। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बॉल। वॉल्यूम स्ट्रेस में फोर्स क्या चेंज करता है? वॉल्यूम चेंज करता है। मुझे बॉल का, स्पीयर का वॉल्यूम चेंज करना है, करेक्ट। वॉल्यूम चेंज करने के लिए मैं फोर्स लगाऊंगा, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो हर एक डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगना चाहिए। क्यों? अगर वैसा नहीं हुआ तो शेप चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम की जगह पे क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। करके देखो, होता है घर में पड़ा होगा कोई बॉल वगैरह, या तो 10-15 का बलून मिलता है, उसमें एयर होता है। यू ट्राई टू प्रेस इट। अगर आप हर डायरेक्शन से सेम अमाउंट में फोर्स नहीं लगा पाते हो तो वॉल्यूम की जगह पे शेप चेंज हो जाता है। लेकिन शेप चेंज किया तो हमने क्या बोला है उसको? शियर स्ट्रेस। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम। तो यहाँ पे हाउ टू चेंज वॉल्यूम इक्वली फ्रॉम सेम साइड, मतलब फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सॉरी। अगर मुझे हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट में वॉल्यूम चेंज करना है, मतलब मुझे हर एक डायरेक्शन से
सेम अमाउंट में फोर्स चेंज करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। बॉल लो, उसको लिक्विड में डाल दो। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, लिक्विड में डाल दो। हाउ मेनी ऑफ यू डू स्विमिंग, या फिर कभी किया है लाइफ में ट्राई स्विमिंग? स्विमिंग, स्विम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको शायद एक्सपीरियंस होगा, इट इज इजियर टू स्विम ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, बट व्हेन यू गो डीप इनसाइड वाटर क्या होता है, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर। तो अगर लिक्विड में तुमने कोई भी ऑब्जेक्ट तुम लेके गए, what that liquid will do, it will exert pressure equally from all the directions. तो अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज करना है, तो मैं अपने हाथों से फोर्स नहीं लगाता हूँ। सिंपल सा काम करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं, लिक्विड हमारा काम कर देगा। लिक्विड क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में प्रेशर चेंज कर देगा, मतलब हर एक डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स चेंज कर देगा। क्योंकि हर एक डायरेक्शन से फोर्स इक्वल लग रहा है, तो हर एक डायरेक्शन से वॉल्यूम भी इक्वल अमाउंट से चेंज होगा। तो जब भी आपको वॉल्यूम चेंज करना हो, तो आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, रेफरेंस बुक उठा लो, एनसीईआरटी ले लो, स्टेट बोर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, आपको हमेशा ये एग्जांपल मिलेगा दैट एन ऑब्जेक्ट इज टेकन इनसाइड अ लिक्विड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज टेकन इनसाइड अ लिक्विड। क्योंकि अगर मेरे पास स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अ बॉल, इट इज वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट कि हम हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट से फोर्स अप्लाई करें। तो अगर हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट से फोर्स अप्लाई होगा तो ही बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा, अदरवाइज इट विल लीड टू चेंज इन शेप। वी डोंट वांट टू चेंज शेप, वी वांट टू चेंज वॉल्यूम, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज वी वांट टू डिक्रीज वॉल्यूम। क्योंकि प्रेशर जब लगता है तो वॉल्यूम कम होता है, करेक्ट, राइट। तो वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेन समझने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ बॉल। So let us say I have this a ball with original volume as V. अब इसमें भी तुमको थोड़ा केयरफुल रहना है। जेई नीट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें गड़बड़ करके आ गए। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब पहले टाइप में आपको बताया होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले कहाँ था मतलब एयर में था क्या। अगर एयर में था तो एयर इस पे ऑलरेडी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब देयर इज सम इनिशियल प्रेशर। फिर तुम उसको लिक्विड में लेके गए, वाटर में लेके गए, तो वाटर ने क्या किया, एक्सेस प्रेशर लगा दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो व्हाट इज चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तुमको ऐसा बोला होगा अ बॉल इज टेकन इनसाइड अ लिक्विड, बराबर। पहले कहाँ था कुछ बताया तुमको नहीं, तो इनिशियल प्रेशर क्या लोगे, जीरो। क्या लोगे, जीरो। सिर्फ ये नहीं समझ में आने की वजह से -1 मिल गया, इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग +4 -1, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा नहीं ढंग से। क्वेश्चन ने ऐसा बोला था, कुछ पूछा था, इफ अ बॉडी इज टेकन टू अ डेप्थ h इनसाइड वाटर, हो गया। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था कुछ पता नहीं, तो इनिशियल प्रेशर कितना लेना चाहिए, जीरो। देखिए अगर ऐसा बोला हो, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ डेप्थ h इनसाइड लिक्विड फ्रॉम एयर, तो पहले कहाँ था, एयर में था, मतलब एटमॉस्फेयर में था। तो पहले कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा था, एटमॉस्फेयरिक, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम है वी। आई अज्यूम इनिशियल प्रेशर है नहीं है डजेंट मैटर इन दिस केस, इसमें मैटर नहीं करता है। अभी हम इसको लेके गए एक लिक्विड में, तो जब हम इसको एक लिक्विड में लेके जाएंगे, लिक्विड हर एक डायरेक्शन से क्या करेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करना मतलब बेसिकली प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होने का मतलब होता है प्रेशर अप्लाई। तो जब आप इसको लिक्विड में लेके गए, लिक्विड क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर देगा, मतलब क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर, करेक्ट। तो देयर इज चेंज इन प्रेशर डीपी, और प्रेशर चेंज होने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम कितने से कम हो गया, डीवी से। तो व्हाट इज न्यू वॉल्यूम, वी माइनस डीवी, राइट। यही डायग्राम मैंने दिया है क्यूब दिखा के, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, वहां पे क्यूब। क्यूब भी 3D है, स्फीयर भी 3D है। यहाँ तक क्लियर। हमको क्या डिफाइन करना था, वॉल्यूम स्ट्रेस। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस,
व्हाट इज स्ट्रेस इन जनरल? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे भी स्मॉल फोर्स अपॉन एरिया। डीएफ मैंने अब भी बोला, लिक्विड विल अप्लाई स्मॉल फोर्स, तो डीएफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। सही है। बट मैंने अभी तुमको बताया व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल फोर्स अपॉन। तो यहां से डीएफ क्या मिल जाएगा, तुम मिल ही गया ना, व्हाट इज डीएफ बाई ए, व्हाट इज डीएफ बाई ए, डीपी। तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, डीपी। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ गया, चेंज इन प्रेशर। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है आपको, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस फाइंड करना इनफैक्ट ज्यादा सिंपल है। वो लेंथ के केस में एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर करोगे, लेंथ के केस में क्या किया तुमने, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेस। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, जस्ट चेंज इन प्रेशर। तो एक बात बताओ, इमेजिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो पहले एटमॉस्फेयर में था, और अभी इसको मैं लेके गया एक लिक्विड के अंदर। तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। ठीक। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, मैं उसको लिक्विड के अंदर लेके गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज पी, व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, पी। क्योंकि फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो है ना, क्योंकि मैंने बोला नहीं कहाँ था। तो मैंने बोला नहीं तो कहाँ था, फिर वैक्यूम में था। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। याद रहेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली सिंपल। हाउ विल यू डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेन, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन, जल्दी। मैंने बोला ना आपको, ये चैप्टर पूरा कॉपी पेस्ट है। When an applied force produces change in volume, then the strain associated is called as volume strain or hydraulic strain, or it is defined as the ratio of change in volume per unit original volume. तो वॉल्यूम स्ट्रेन के दो डेफिनेशन में से एक है मैथमेटिकल डेफिनेशन, वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज कितना हुआ, डीवी, ओरिजिनल कितना था, वी, विथ माइनस साइन। वाई माइनस साइन, थिंक वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो वहां पे सिर्फ एक माइनस साइन लगा देना, जहां वॉल्यूम इंक्रीज हो वहां पे मत लगाना। गुड। राइट। इस पे भी आप देखोगे, जेई नीट का पहला क्वेश्चन ही मैंने ऐसा डाला है। अगर तुमने माइनस साइन नहीं लगाया तो तुम गए, माइनस साइन लगाया तो आंसर लगाएगा, लगाओगे तो अलग आएगा। और दोनों ऑप्शन देके रखे हैं, दोनों ही ऑप्शन देके रखे हैं। तो जो गलती से भी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, टीवी पर भी भूल गए वॉल्यूम कम हो रहा है, माइनस नहीं लगाए, गए काम से। राइट। याद रहेगा, पक्का पक्का, श्योर श्योर। राइट। तो सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे इज, अभी देखो ये चैप्टर हर दिन जितना पढ़ा रहो रोज जाके पढ़ लो, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये एक घंटे के अंदर पूरा खत्म होता है, बट आई डोंट वांट टू रश। 1 hour इज सफिशिएंट फॉर होल चैप्टर, थ्योरी पार्ट, बट वी विल गो स्लोली। यहाँ ध्यान दो। तो ऐसा है, वी स्टार्टेड ऑफ विथ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। फिर हमने देखा सॉलिड्स पे अगर हमने एक फोर्स लगा दिया जिसको हमने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बोला है या अप्लाइड फोर्स बोला है, उससे इंटरनल अरेंजमेंट चेंज होता है, उससे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस मटेरियल में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोल दिया इलास्टिक, जिसमें नहीं हो रहा उसको बोल दिया प्लास्टिक। तो हमने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी डिफाइन कर दिया, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, मतलब डायमेंशंस आफ्टर द रिमूवल ऑफ external deforming force is known as elastic, मतलब is known as elasticity, and the bodies are known as elastic. Similarly, the property of material or a body by virtue of which it does not regain its original dimensions after the removal of external deforming force are known as is known as plasticity, and the bodies are known as plastic bodies. हमारा फोकस था इलास्टिक बॉडीज पे, हमको इलास्टिसिटी अच्छे से समझना है। इलास्टिसिटी समझने के लिए हर एक फिजिक्स का टॉपिक समझने के लिए तुमको कुछ ना कुछ पैरामीटर लगते हैं। तो इलास्टिसिटी समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बॉडीज इलास्टिक है, रबर भी इलास्टिक है, मैंने आपको बताया स्टील भी इलास्टिक है, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा कि ये कितना इलास्टिक है वो कितना इलास्टिक है। और लिमिट होता है ना हर चीज का। रबर पे मैं
कितना फोर्स लगाऊं कि उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, क्योंकि रबर भी टूटेगा एक स्टेज पे। स्टील के ऊपर मैं कितना फोर्स लगाऊं कि वो उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। दोनों सेम तो नहीं हो सकते डेफिनेटली, रबर जल्दी टूटेगा और स्टील बाद में टूटेगा। तो हमको जब स्टडी करनी होती है मटेरियल की, तो वी वांट टू डिफाइन सम पैरामीटर्स, तो हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज ओरिजिनली डिफाइंड एज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन हम इंटरनल फोर्स को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हमने क्या बोला, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो क्या बोल दिया हमने, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब m1 l-1 t-2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, प्योर नंबर है। तो अगर एक फोर्स लेंथ चेंज कर रहा है, तो स्ट्रेस को बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस, और स्ट्रेन को बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस होता है mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है। और टेंसाइल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ एंड एल इज ओरिजिनल लेंथ। अगर एक फोर्स वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो स्ट्रेस को बोलोगे वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बराबर, वो होता है डीपी, चेंज इन प्रेशर। एंड द स्ट्रेन इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेन, और वो होता है माइनस डीवी बाई वी इफ इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, अदरवाइज डीवी बाई वी प्लस कब इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो तीसरे टाइप का जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।